हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर सेकंड है, खेलों में बच्चे और महिलाएं। इसको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आपको साथ के साथ बताते चलूंगा। आप उन टॉपिक को हाईलाइट करना या याद करना, मैं आपको बताऊंगा, वहीं से आपके क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपको चैप्टर कराने वाला हूँ। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, इसके नोट्स जो हैं आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, eklavyastudypoint.com। गूगल पे जाके सर्च करना है, उसके बाद क्लास 12th में जाना है, फिर आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने टेबल आ जाएगी, तो यहाँ पे जाके आप एमसीक्यू या जो भी देखना चाह रहे हैं ये देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे हमारे नोट्स मिल जाएंगे, फ्री में अवेलेबल है, आप आराम से पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो जल्दी से उसको डलवा रहे हैं, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। एक बार ये देख लीजिए, आपके मिड टर्म एग्जाम के नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं। वैसे अगर मैं एनुअल एग्जाम के नजरिए से देखूं तो आपके 10 चैप्टर आ रहे हैं। यहाँ पे हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमने पहले ही करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। टेलीग्राम पे ग्रुप है हमारा, यहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे और हमारी जो लाइव क्लासेस होती है उसके जो भी अपडेट होगी आपको वहीं से मिला करेगी। तो ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक बनता है इस चैप्टर में वो ये बनता है कि जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उसने विभिन्न आयु वर्गों के लिए, यानी अलग अलग जो एज ग्रुप हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं कि उनको किस एज में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। यानी अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, ठीक है, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सारी चीजें हमको WHO ने बता रखी है। तो उसी को हम समझेंगे। ठीक है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 5 वर्ष से कम आयु वर्गों के लिए व्यायाम, यानी कि जो 0 से लेके 5 वर्ष के बीच में हो। ठीक है, एक न्यू बॉर्न बेबी जो होता है 0 का, उससे लेके 5 ईयर तक का जो बच्चा होता है, इनके लिए कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, कैसा व्यायाम होना चाहिए जिससे कि ये हेल्दी रह सके, ठीक है, स्वस्थ जीवन जी सके, इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ना 3-4 कैटेगरी में बांट देते हैं। सबसे 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले हम करते हैं 1 वर्ष तक, यानी 0 से लेके 1 साल तक, 1 ईयर तक। ठीक है, उसके बाद दूसरी कैटेगरी है 1 साल से लेके 2 साल की एज तक। फिर तीसरी कैटेगरी है, इसमें 3 साल से लेके 4 साल की एज तक। ठीक है, यानी कि 5 साल से नीचे नीचे के बच्चे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको अब हम धीरे धीरे देखते हैं, समझते हैं अच्छे से। देखिए, अब आपके सामने एक मान लो न्यू बॉर्न बेबी है। अब न्यूबॉर्न बेबी जो है वो क्या करेगा आपके हिसाब से? एक छोटा बच्चा, आप ध्यान से देखिए, आपको क्या लगता है कि इतने छोटे बच्चे को हम कोई एक्सरसाइज करा सकते हैं, या हमें कोई इतने छोटे बच्चे को एक्सरसाइज करानी चाहिए? क्या आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं, हम इनको एक्सरसाइज नहीं करा सकते। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें इनको हम एक्टिव रख सकते हैं। ठीक है, वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम इनको एक्टिव रख सकते हैं, ये समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे छोटे बच्चे की, जो न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, उसको देखते हैं, यानी कि 0 से लेके 1 साल के बीच में जो बच्चा होता है उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, बच्चे का निष्क्रिय व्यवहार को समझते हैं, यानी कि बच्चे को 1 घंटे से ज़्यादा हमें निष्क्रिय नहीं रहने देना। ठीक है, यानी कि बच्चा हमें एक्टिव रखना है, और उसको ज़्यादा देर तक हमें 1 घंटे से ज़्यादा इनएक्टिव मोड पे नहीं रखना। इनएक्टिव मोड का मतलब है बच्चा बिल्कुल पड़ा हो एक ही हालत में, ऐसे नहीं रखना है। ठीक है, और बच्चे से हमको बात करनी है। हमको मतलब जो बच्चे की माँ होती है उसको। आपने देखा होगा, छोटा बच्चा होता है 1 महीने का, 2 महीने का, अब आप सोचोगे सर वो क्या बात करेगा, वो तो बहुत छोटा होता है, उसे तो बोलना भी नहीं आता। लेकिन नहीं, जब माँ उससे बात करती है ना, तो वो हंसता है, देखता है, समझने की कोशिश करता है। ठीक है, रिएक्शन देता है, बच्चा रिएक्शन देता है, बेशक से समझता ना हो, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी माँ की जो भाषा होती है, उसका बोलने का तरीका होता है, उससे समझने लगता है। तो उसके साथ मतलब उससे बातें करें, उसको कहानी सुनाने की कोशिश करें, उसको खिलाने की कोशिश करें। ठीक है, और उसको टीवी और मोबाइल की आदत ना डालें। क्या होता है, आज के समय में मोबाइल की आदत बहुत ज़्यादा डाली जाती है। छोटा बच्चा है, रो रहा है, 3-4 महीने 5 महीने का है, उसके सामने मोबाइल में कार्टून चला दिया और रख दिया, और बच्चे को दिखा रहे हैं, बच्चा लेटे लेटे उसको देख रहा है, या टेलीविज़न चला दिया, टीवी को लेटे लेटे देख रहा है। ऐसे में क्या होता है, उसकी जो आंखें हैं ना, उसको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, यानी कि उसका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, बच्चे को ज़्यादा ये सब नहीं दिखाना। उसको गोद में लेके खिला सकते हैं। ठीक है, इन तरीके को अपना सकते हैं। अब आप सोचो, उतने छोटा बच्चा जो मैंने आपको इमेज में दिखाया था, क्या उतने छोटे बच्चे को कुछ दिखाना सही है? नहीं, उसकी आंखों पे जोर पड़ेगा।
फिर है कि भाई शारीरिक गतिविधि, तो उसको एक समतल जगह पे, चाहे बेड पे लिटा दो, बिस्तर पे लिटा दो, फर्श पे लिटा दो, जहां भी समतल में फर्श पे कोई बिस्तर वगैरह बिछा के उसको लिटाया जा सकता है, वहां पे उसको लिटा दीजिए और खेलने दें दिन में। ठीक है, अधिक समय तक उसको एक्टिव रखना है, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो सोता बहुत ज्यादा है, तो जब वो जग रहा है उस समय में एक्टिव रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सो रहा है तो उसको जगा के एक्टिव रखना है, नहीं, जब वो सो रहा है उसको नींद लेने दो, लेकिन जब वो जगता है तब उसको हमें एक्टिव रखना है। ठीक है, आधे घंटे के लिए पेट के बल लिटाना, कहते हैं कि बच्चे को जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, 3 महीने 4 महीने का होने लगता है, तो उसको पेट के बल भी लिटाना चाहिए बच्चे को, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उससे बच्चे के लिए सही होता है। अब देखो ये इतना छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा आपके घर में अगर छोटा बच्चा हो, आप मुझे कमेंट में बताइए अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो। छोटा बच्चा जो है, जब वो बहुत छोटा होता है 0 से 3 महीने का, तब वो 14 से 17 घंटे सोचता है। ठीक है, आप सोचो कि 24 घंटे में से वो 14 से 15 16 17 घंटे तक सोता ही रहता है। तो ऐसा ही होता है, 0 से 3 महीने जब बच्चा नया नया पैदा होता है तो वो बहुत ज़्यादा सोता है। ठीक है, लेकिन वो जिस आवर में जग रहा है उस समय में हमें उसे एक्टिव रखना चाहिए। फिर क्या होता है, जब वो बड़ा हो जाता है, यानी 4 महीने से लेके 11 महीने के बीच में होता है, तो वो 12 से 16 घंटे सोता है, यानी कि उसका जो सोने का टाइम है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, 0 से 1 साल के नीचे में के बच्चे में ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करते हैं जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 1 साल से लेके 2 साल की बीच की एज में आ जाता है, तब क्या होता है, तो देखिए ये वही बच्चा है, मान लीजिए जो छोटा बच्चा मैंने आपको दिखाया था, अब ये बच्चा बड़ा हो गया है। ठीक है, ये 1 साल से 2 साल के बीच वाली एज में आ गया है। अब हमें क्या ध्यान रखना है, 1 घंटे से ज्यादा बच्चे को निष्क्रिय नहीं रखना, उसे किसी ना किसी एक्टिविटी में, खेलने खिलाने में, कुछ खिलौना दे दो, उसे खेलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से उसको एक्टिव रखना है। बच्चे से बात करनी चाहिए, उसको कहानी सुनानी चाहिए। ठीक है, टीवी और मोबाइल से हमें दूर रखना है, टीवी और मोबाइल नहीं देना चाहिए। और 2 साल तक के बच्चे को 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। ठीक है, WHO ने कहा है अगर बच्चा उम्र में, एज में कम है, 2 साल से नीचे का है, तो उसको 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन नहीं दिखानी। स्क्रीन का मतलब टेलीविजन, मोबाइल से है। ठीक है, अब बात करते हैं शारीरिक गतिविधियों की। तो 3 घंटे तक उसको मध्यम या फिर तीव्र, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, मध्यम हो जाएगा, मध्यम या तीव्र हल्की गतिविधि में भाग लेने दें, उसको एक्टिव रहने दें। अब बच्चा क्या करेगा, छीनेगा, झपटेगा, लेटने की कोशिश करेगा, पलटने की कोशिश करेगा, खिलौना है उसको उठाएगा, फेंकेगा, यही करता है, तो उसको इसमें एक्टिव रहने देना है हमको। अब वो बच्चा जो है, जो अभी 1 2 साल का था, अब मान लीजिए वो बड़ा हो गया है, वो 3 साल से लेके 4 साल का हो गया, तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए समझते हैं थोड़ा सा। 1 घंटे से ज्यादा बच्चे को हमको, ठीक है, निष्क्रिय नहीं रहने देना है, उसे बात करनी है, उसे कहानी सुनानी है, ये सब में सेम रहेगा, एक ही चीज है, बच्चों को एक्टिव ही तो रखना होता है। 1 घंटे से ज्यादा हमको उसको स्क्रीन टाइम नहीं देना, मोबाइल टीवी से दूर रखना है। अगर शारीरिक गतिविधियों की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि लगभग लगभग 3 घंटे, यानी 180 मिनट के आसपास उसको जो गतिविधि होती है, एक्टिविटी, उसमें भाग लेने देना चाहिए। ठीक है, और 1 घंटे की गतिविधि जो है उसमें मध्यम गति की होनी चाहिए, मध्यम, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है। ठीक है, अभी इस एज में क्या होता है, बच्चा चलने लग जाता है, बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, चलता है, दौड़ता है, गिरता है, खेलता है, कूदता है। ठीक है, ये सब करता रहता है, तो उसको हल्की फुल्की एक्टिविटी करने देना चाहिए। यहाँ तक कि 3 4 साल के बच्चे तो साइकिल वगैरह भी चलाने लग जाते हैं, छोटी वाली जो साइकिल होती है। ठीक है, तो ये सब होता है। अब बात करेंगे, हमने 5 साल से नीचे तक के बच्चे देख लिया, अब बात करते हैं 5 साल से लेके 17 साल के जो बच्चे हैं। अब 17 साल में तो आप भी आ जाते हो, आप 12th क्लास में होंगे, तो मेरे हिसाब से 17 16 18 के बीच में ही होंगे। ठीक है, आप तो इसमें देखिए 5 साल से लेके 17 साल तक के बच्चों के लिए क्या बता रखा है WHO ने, उसको समझते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। व्यायाम की अवधि, कितने समय तक हमको व्यायाम या एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखिए कम से कम 1 घंटा तो एक्टिविटी में रहना चाहिए, यानी कोई एक्सरसाइज हल्की फुल्की जैसी भी हो सकती है। यदि 1 घंटे से अगर मान लो ज्यादा करते हैं तो वो तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाएगा, यानी कि फायदा देगा हमको। ठीक है, 5 साल से लेके 17 साल के बीच की बात कर रहा हूँ। और इस गतिविधि के प्रकार क्या हो सकते हैं, एरोबिक अगर करता है तो वो बेस्ट माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा कूदना, दौड़ना, फेंकना, खेलना, ठीक है, जैसे ये बच्चे आपको खेलते दिख रहे हैं, इस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, फायदा रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एरोबिक, थोड़ा सा एरोबिक दिखाता हूँ। अगर इस तरीके की हम एक्सरसाइज कर पाते हैं तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, और WHO ने भी इसको बेस्ट माना है कि हमें एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो हमको ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है, एरोबिक से आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा ज्यादा।
और रनिंग वगैरह जब हम दौड़ते हैं तो आप देखते हो कि जो हमारे शरीर की सारी मांसपेशियां हैं, ठीक है, उसको लाभ मिलता है। हमारे शरीर में कहीं ना कहीं लचीलापन आता है, स्टेमिना बढ़ता है, वजन कम होता है, फालतू का जो फैट होता है वो हटता है। तो रनिंग भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है, ठीक है, दौड़ना कूदना ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। अब बात करते हैं इसके लाभ क्या होंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर एक्सरसाइज करेंगे डेली तो उसके फायदे तो होने ही है। क्या फायदे होंगे, बहुत सिंपल पॉइंट होते हैं, आप आराम से बता दोगे। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी हड्डियां होती हैं वो अच्छे से विकसित होंगी, मजबूत हो जाएंगी, ठीक है। हमारी जो मांसपेशियां हैं उसका विकास हो जाएगा, हमारा जो हृदय होता है, हृदय प्रणाली है, वो सही से वर्क करेगी, ठीक है। हमारे शरीर में लचीलापन बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनका शरीर लचीला होता है, ठीक है, जल्दी से उनको चोट भी नहीं लगती है। भावनाओं पर नियंत्रण होगा, क्योंकि हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो मानसिक रूप से भी हम मजबूत होते हैं और अपनी भावनाओं पे भी हम कहीं ना कहीं नियंत्रण रख सकते हैं। आज के समय में आपको पता है बहुत ज़्यादा समस्या है चिंता की। लोग ना टेंशन में बहुत रहते हैं, बहुत टेंशन रहती है, अवसाद, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने की जो क्षमता है, जो एक व्यायाम करने वाले व्यक्ति में अधिक होती है, ठीक है। तो ये हमें इसके बेनिफिट होंगे, तो ये बेनिफिट आपको याद रखने हैं, लाभ याद रखने हैं। अब हमने पढ़ा था 5 से लेके, ठीक है, 5 साल से लेके 17 साल तक। अब हम पढ़ेंगे 18 साल से लेके 64। अब 18 साल में क्या है, हम अडल्ट हो चुके हैं, और 64 साल की बात करें तो हम काफी बूढ़े हो जाते हैं उस एज तक जाते जाते। तो इस समय में हम कौन से व्यायाम कर सकते हैं, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, व्यायाम में क्या है, एरोबिक अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो बेस्ट रहता है। सप्ताह में कम से कम 150 से लेके 300 मिनट तक, ठीक है, इतने समय तक। अगर हम वीक में बात कर रहे हैं, 7 डेज में है ये, अगर 7 डेज में हम इतने समय तक एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसमें मध्यम गति के एक्सरसाइज भी है, तीव्रता वाले व्यायाम भी है, तो वो बेहतर रहता है, हमको ये करना चाहिए, ठीक है। इससे हमको क्या मिलेगा, शारीरिक रूप से बेनिफिट मिलेगा, WHO ने कहा हुआ है। मांसपेशी की शक्ति बढ़ेगी, सप्ताह में अगर 2 या 2 से ज़्यादा दिन के लिए शरीर की बड़ी मांसपेशियों के लिए व्यायाम करें तो उससे हमको क्या होता है, बेनिफिट मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब व्यायाम में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे मान लो अगर हम सुबह वॉक पे जाते हैं, सुबह ही नहीं, अगर मान लो शाम को वॉक का टाइम है तो शाम को भी वॉक पे जा सकते हैं। तैरना, अगर कोई स्विमिंग करता है उसके पास ऑप्शन है तो स्विमिंग भी एक अच्छी एक्सरसाइज होती है, और स्विमिंग काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज होती है, ठीक है। और अगर वेट लिफ्टिंग कोई करता है, डांसिंग, डांस के जरिए भी हमारे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अलावा कुछ हमारे घरेलू काम भी होते हैं, ठीक है, घरेलू काम जिसको देखकर हम नहीं सोचते कभी भी, लेकिन वो रियल में हमारी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से मान लो कोई कार की धुलाई कर रहा है, कोई बागवानी कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई, ठीक है, समुदाय के साथ व्यायाम। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप में व्यायाम करते हैं। आप सुबह कभी मॉर्निंग में पार्क में जाना, आपके आसपास जो पार्क होगा आपको वहाँ पे दिखेंगे कई सारे अलग अलग एज ग्रुप के लोग, बूढ़े लोग होंगे, वो बूढ़े लोगों के साथ व्यायाम कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ यंग होंगे बच्चे आपके जैसे, तो वो व्यायाम कर रहे होंगे। तो इस तरीके का, यानी समुदाय के साथ भी अगर व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होती है, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्या लाभ होंगे। लाभ तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल होते हैं बिल्कुल, सभी आप बता सकते हो। देखो, अब यहाँ पे हमें बस ये याद रखना है, हम ज़्यादा एज की बात कर रहे हैं, 18 से 64 की बात कर रहे थे ना कुछ ऐसे। तो यहाँ पे डायबिटीज़ जो होती है, ब्लड प्रेशर जो होता है, हृदय रोग जो होता है, स्ट्रोक की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। आजकल आप देख रहे हो ज़्यादातर स्ट्रोक आ जाते हैं लोगों को, हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है, ठीक है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो इसके चांस जो होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। हृदय और श्वसन तंत्र से रिलेटेड समस्याएं नहीं होगी, हमारा हृदय भी सही रहेगा, श्वसन तंत्र भी सही से काम करेगा, हमारे शरीर में लचीलापन जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो गैर संचारी रोग होते हैं उनकी भी हमें संभावना कम हो जाएगी। टेंशन, डिप्रेशन को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। कूल्हे की हड्डी, ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, ज़्यादा एज में क्या होता है, कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर ज़्यादातर हो जाता है लोगों के। तो इसकी संभावना जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है अगर जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे 65 वर्ष से अधिक के लिए व्यायाम। 65 वर्ष आप जानते हो, 65 वर्ष में तो इंसान क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है। तो 65 वर्ष से अधिक एज की में क्या व्यायाम करने चाहिए, तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि अगर बूढ़े लोगों के लिए व्यायाम की बात चल रही है तो बहुत हैवी एक्सरसाइज तो होगी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल ही एक्सरसाइज होगी, क्योंकि इस एज में बहुत सारे लोग जो हैं वो बिस्तर पकड़ लेते हैं, उनका शरीर जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो चलिए समझते हैं, थोड़ा सा सिंपल सा है, समझ लेते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखिए, व्यायाम के प्रकार को देखते हैं। हमें अपनी मांसपेशी की शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ एरोबिक व्यायाम करने चाहिए,
और इस एज में एक बैलेंस वाली समस्या आती है, तो संतुलन बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ व्यायाम है वो किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, हर सप्ताह में, सप्ताह मतलब 7 डेज की बात चल रही है, एक दिन में 150 से 300 मिनट नहीं है, 7 दिन के अंदर, यानी हर 7 दिन में 150 से 300 मिनट के तक लगभग लगभग मध्यम, या फिर अगर हमारा शरीर उस समय में काम कर रहा है तो तीव्रता वाले व्यायाम भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तीव्रता वाले व्यायाम जो है वो 75 से 150 मिनट भी अगर हम कर लेते हैं तो इनफ माना जाता है। तो ये सब है। मांसपेशी की शक्ति बढ़ती है, ठीक है। संतुलन बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, व्यायाम करना पड़ता है। तो इसमें जो शरीर की जो बड़ी मांसपेशी होती है उसकी शक्ति बढ़ती है कहीं ना कहीं व्यायाम से। एक सप्ताह में 2 या 2 से अधिक दिन के लिए, ठीक है, अधिक आयु के जो वयस्क हैं उसको गिरने से बचने के लिए, संतुलन बढ़ाने के लिए, गतिशीलता में कमी से बचने के लिए इस प्रकार की एक्सरसाइज जो है करनी चाहिए। क्योंकि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, उनके साथ एक बैलेंस वाली समस्या आती है। वो चलते हैं, बैलेंस नहीं बना पाते, कई बार वो गिर जाते हैं, सीढ़ियों में चढ़ते वक्त हाँ गिर जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक बैलेंस बनाने की जो एक्सरसाइज वगैरह होती है वो करनी चाहिए। तो ये बताया है। व्यायाम के नाम कौन से हैं, तो ये सिंपल है, जो मैंने आपको पहले बताया था वही वाले पॉइंट यहाँ पे चल जाएंगे, ठीक है। सिंपल, बिल्कुल वैसा का वैसा आप लिख सकते हो, वही चलेगा। और अगर उसके लाभ की बात करें तो सेम है, क्योंकि भाई इस उम्र में क्या होता है, 65 साल की उम्र में डायबिटीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, हृदय रोग हो जाते हैं, स्ट्रोक की संभावना हो जाती है, दुनिया भर की समस्याएं, बीमारी हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पे चलेंगे बिल्कुल जैसे बताए थे, एज इट इज, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कुछ आसन से रिलेटेड सामान्य जो विकृतियां होती हैं इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, कुछ लोगों का फ्लैट फुट होता है, यानी कि उनका जो पैर होता है नीचे से सपाट होता है, ठीक है, ये समस्या है। कभी कभी कुछ लोगों में घुटने टकराने की देखते हैं, खासकर बच्चों में ज्यादा होता है, बचपन से ही होने लग जाती है। धनुष आकार की टांगे, झुके हुए कंधे, इस तरीके से कुछ लोगों के झुके होते हैं, आगे की ओर कुबड़ या पीछे की ओर कुबड़, ठीक है, स्कोलियोसिस, कुछ ये ऐसी मुख्य आप ये मान लो सामान्य विकृतियां हैं जो ज्यादातर लोगों में देखने को मिलती हैं। तो इन विकृतियों के बारे में अपने को क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले हम जानते हैं सपाट पैर। सपाट पैर एक बार आप ध्यान से देखो, स्क्रीन में आपको दिख रहा है। नॉर्मली क्या होता है, इस प्रकार का पैर नहीं होता, हम पैर रखेंगे तो यहाँ पे एक गैप आता है इस प्रकार से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। ऐसे लोगों को क्या होता है, पैर पे जो वजन पड़ता है ना, इनके पैरों में दर्द बहुत होता है, बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। और खासकर ऐसे में क्या होता है, कई बार पैर की हड्डी बढ़ जाती है। पैर की हड्डी कहाँ से, यहाँ पे एक एड़ी की हड्डी होती है जो अंदर से बढ़ जाती है, नुकीली सी होती है, उसको हील स्पर कहा जाता है, ठीक है, स्पर, SPUR, इस तरीके से, उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। तो ये सपाट पैर वाली जो समस्या है ये लोगों में होती है, ठीक है। नॉर्मल जो पैर होता है वो कैसा होता है, ये देखिए, अगर इस प्रकार का व्यक्ति किसी गीले पे पैर रख के छाप लगाता है तो उसका पैर की छाप इस प्रकार की बनेगी। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति जो पैर की छाप बनेगी वो इस प्रकार की बनेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से एक गैप होता है, ठीक है। आप अपने पैर में देखना, सबके पैर में ये गैप होगा। और ज्यादातर लोगों के यहाँ पे जो हड्डी होती है वो बढ़ने की समस्या आ जाती है, एड़ी में बहुत दर्द होता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी है। एक समस्या है धनुष आकार टांगे। अब धनुष आकार टांगे क्या होती है, ध्यान से देखो, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कोई धनुष के आकार की हो रही है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये भी एक समस्या है, आगे मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। एक होता है घुटने का आपस में टकराना। बहुत सारे लड़के और लड़कियों में मैंने ऐसा देखा है, और खासकर जो मोटे होते हैं, जिनका फैट ज्यादा होता है, जिनका वजन ज्यादा होता है, उनमें ऐसा ज्यादा होता है। आप ध्यान से देखो, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे आके कहीं ना कहीं ये आपस में इसकी जो जांघें हैं वो टकरा रही है, और कई बार घुटने तक टकराने लग जाते हैं। चलते वक्त ना इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आगे देखो, झुके हुए कंधे, आप ऐसे देख सकते हो, कुछ लोगों का ऐसा होता है, झुका हुआ कंधा होता है, ठीक है। आगे पीछे के कुबड़ कुछ इस प्रकार से होते हैं, आप देख सकते हैं। स्कोलियोसिस जो होता है, इसमें क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है, उसकी वजह से एक कंधा ऊपर हो जाता है, एक कंधा नीचे हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, शरीर का भार जो है वो एक तरफ पड़ता है। इनको बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। इन सारे टॉपिक को हम क्या करते हैं, एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घुटने का टकराना। देखिए, घुटने का टकराना क्या होता है, एक आसन से रिलेटेड विकृति है, समस्या है। इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति सामान्य रूप से खड़ी अवस्था में, जब नॉर्मली वो खड़ा रहता है, ठीक है, तब ऐसा लगता है कि जैसे उसके घुटने जो हैं आपस में मिल गए हैं, ठीक है। एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे नहीं होंगे, लेकिन जिसको ये समस्या है
उसके घुटने हमें लगता है आपस में मिल रहे हैं, या फिर चलने के दौरान क्या होता है उसके दोनों घुटने जो होते हैं आपस में टकराते हैं। इस कारण क्या होता है वो ना तो सही से बच्चा चल पाएगा, ना ही वो सही तरीके से दौड़ पाएगा, ये उसको समस्या रहती है। अब आपके सामने इमेज लगाइए ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हो तो देखो, जो नॉर्मल व्यक्ति होगा उसका घुटना कुछ इस प्रकार से होगा सीधा, लेकिन जो जिसको ये समस्या होगी उसके घुटने कहीं ना कहीं आपस में आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे टकरा रहे हैं, ऐसी समस्या होती है। ठीक है, तो अब इसके बारे में ये जानते हैं कि भाई क्या कारण है, आखिर वो रीजन क्या है जिसकी वजह से ऐसा होता है। फिर ये देखेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पहचाने। तो सबसे पहले कारण जान लेते हैं। कारण क्या होता है, मान लो आहार में कमी, वो सही तरीके से न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं ले पा रहा, अच्छा खाना नहीं ले पा रहा है, ठीक है, या उसको मोटापा है, या उसके पैर जो हैं वो पूरी तरीके से विकसित नहीं है, अविकसित पैर हैं, तो ये समस्या होती है। खड़े रहने पर दोनों घुटने क्या होते हैं आपस में स्पर्श करते हैं, टच कर देते हैं एक दूसरे को, ऐसी समस्या यहाँ पे होती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, चलते वक्त और दौड़ते वक्त घुटने जो होते हैं आपस में टकरा जाते हैं, तो ये समस्या रहती है। सावधानी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले एक अच्छा आहार लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन, वसा, ठीक है, और कार्ब वगैरह सब कुछ एक बैलेंस रूप से हो, बैलेंस डाइट हो, ऐसा हमें खाना लेना चाहिए। और कम उम्र में शिशु को नहीं चलाना चाहिए। जब बच्चा बहुत छोटी उम्र में होता है उसकी हड्डियां बिल्कुल नरम होती है, उसकी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, उतनी मजबूत नहीं होती, वो अपने शरीर का लोड नहीं ले सकता। लेकिन कुछ समझदार लोग क्या करते हैं, सोचते हैं उसको जल्दी चला दें, और वो उसको कम उम्र में चलाने लगते हैं। जब वो अपने पैरों पे खड़ा होता है उसके शरीर का लोड उसके पैरों पे पड़ता है तो उसको नहीं झेल पाता, तो उसको इस वजह से भी क्या होता है, ऐसी समस्या हो सकती है। तो छोटी उम्र में बच्चे को नहीं चलाना चाहिए। आगे देखो, सुरक्षात्मक उपाय क्या होने चाहिए, घुड़सवारी करा सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ठीक होती है। साइकिल चलाना, पद्मासन कराना, गोमुख आसन कराना, दोनों पैरों के बीच में तकिया रखना, इस तरीके से कहीं ना कहीं इसमें कुछ सुधार हो सकता है। ठीक है, बाकी डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे की जो मेडिकेशन वगैरह होती है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक चपटे पैर, सपाट पैर। अभी मैंने आपको एडी वाला बताया था, इसमें क्या होता है, एडी जो होती है बिल्कुल सीधी रहती है जमीन पे, पूरे शरीर का लोड पड़ता है, एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है ऐसे लोगों के। तो नवजात शिशुओं पर जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर उनके पैर जो होते हैं चपटे होते हैं। लेकिन बच्चों में क्या होता है, शुरू में चपटे होते हैं, बाद में धीरे धीरे वो विकसित होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चों के चपटे होते हैं लेकिन बाद में भी वो नहीं ठीक हो पाते, यानी विकृति का रूप ले लेते हैं। और इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति के पैरों में दर्द बहुत होता है, उन्हें खड़े रहने में और चलने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके कारण क्या है, इसके कई सारे कारण हैं, जैसे मान लो मांसपेशियां जो हैं वो कमजोर होती हैं, उसकी वजह से हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमारा वजन जो होता है बहुत ज्यादा ज्यादा फैट वाले लोगों में होता है, इसीलिए कहते हैं हमें अपने वजन को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है, वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक पतले व्यक्ति को उतनी समस्या नहीं होती जितनी समस्या एक मोटे व्यक्ति को झेलनी पड़ती है, इसीलिए हमें अपना वजन हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है, गलत प्रकार के जूते, गलत जूते चुनने से भी ऐसा होता है। मान लो हमने कोई ऐसा जूता पहन रहे हो रेगुलर, जिसकी सोल जो है नीचे से बहुत ज्यादा हार्ड है, जब हमारा उसमें पैर पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो एड़ी है उस जगह पे प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो हमें एक अच्छे जूते लेने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए वो जूते। फिर दूसरा क्या है, चपटे पैर के लक्षण। इसके लक्षण क्या होते हैं, खड़े होते समय पैर में दर्द होगा, ठीक है, गीले पैर से चलते समय पैर का जो पूरा निशान होगा वो दिखेगा। मान लो आपने कहीं पे गीला पैर कर लिया, अगर आपके पैर चपटे हुए हैं और आपने रखा तो आपका पैर का निशान इस प्रकार से आएगा, ठीक है, इस प्रकार से, यानी पूरा। और जो एक सही व्यक्ति होगा उसका पैर का निशान कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यही इसके कुछ लक्षण होते हैं, ठीक है, जिससे इसको पहचाना जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इमेज को देखोगे तो आपको ध्यान से पता लग जाएगा। सावधानी क्या करनी है, सही आकार के जूते पहनने चाहिए, ठीक है, मोटापे से अपने को बचा के रखना है। ऊंची एड़ी के जूते पहनने से बचना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, खासकर लड़कियां, जो फीमेल होती है, महिलाएं होती है, वो ऊंची हील वाली जूते या सैंडल वगैरह पहनती है, उससे भी लंबे समय में ना दर्द होने लगता है एड़ियों में। तो आपको ना हार्ड सोल की चीजें नहीं पहननी, जिसकी सोल ज्यादा हार्ड है आपको उसको पहनने से बचना है। उपाय क्या हो सकते हैं, सीधे खड़े होकर एड़ी को ऊपर नीचे करना, ये एक एक्सरसाइज होती है, ठीक है, उसे इस तरीके से। अब आप मुझे यहाँ मेरी एड़ी तो नहीं देख सकते हो, वो की जाती है, आप अंदाजा लगा लोगे। पंजों के बल पर रस्सा कूदना, ठीक है, रस्सा कूदना पंजों के बल पे, और वज्रासन वगैरह करना, इससे कुछ हद तक हमें क्या हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। धनुष आकार की टांगों को देखते हैं, तो ये भी एक विकृति होती है। इसमें पैर जो होते हैं वो देखने में कैसे लगते हैं, मुड़े हुए लगते हैं, टेढ़े लगते हैं। ठीक है, किस कारण से ऐसा होता है, हमारे खाने की कमी से, ठीक है, आहार की कमी। हमारे खाने में ना तो अच्छा प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है, ना वसा है, ना विटामिन है, मिनरल्स है, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, कम उम्र में अगर मोटापा हो जाए तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है।
चलने का गलत तरीका, कुछ लोगों को चलने का सही तरीका नहीं पता, गलत तरीके से चलने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और कम उम्र में जबरदस्ती चलाने से ऐसा हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो बच्चा बहुत छोटा है, मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो बच्चा है 0 से 3 मंथ का, अगर उसको हम गोद में लेते हैं, आप देखते हो ना कि गांव वगैरह में कुछ लोग गोद में इस तरीके से गोद में लेते हैं गलत तरीके से, तो उसकी वजह से भी उसकी जो वो पैर होते हैं उस पर असर पड़ता है, ठीक है, वो भी नहीं करना चाहिए। लक्षण की बात करें, क्या लक्षण होते हैं इसके, तो लक्षण में देखें तो भाई इनकी जो पैरों की जो आकृति होती है वो धनुष के आकार की होती है, यानी पैर थोड़े मुड़े होते हैं, दोनों घुटनों के बीच में दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है, एक डिस्टेंस बन जाता है, इसकी वजह से इनको समस्या होती है। आप मेरे पीछे इमेज को देख सकते हो, आपको वहां पे क्लियर विजिबल है कि क्या क्या समस्या होती है और पैर कैसे मुड़े होते हैं। अगले पे चलते हैं, सावधानी क्या है और सुधारात्मक उपाय क्या हो सकते हैं। सावधानी में क्या है, बच्चों को मोटापे से बचा के रखना है, उनको फैट ज़्यादा नहीं देना और फैट से बचा के रखना है। कम उम्र में बच्चों को चलाने की कोशिश नहीं करना है, एक उम्र आएगी वो अपने आप ही चलना सीख जाएगा। उचित आहार देना है, ऐसी बैलेंस डाइट देनी है जिसमें सारे जो तत्व हमें चाहिए होते हैं वो सब कुछ अवेलेबल हो। विटामिन डी युक्त भोजन चाहिए, विटामिन डी जरूर होना चाहिए जिससे हड्डियां मजबूत होती है। रेत पे दौड़ना, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। कुछ जैसे मान लो डॉक्टर के पास जाते हैं हम, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो वो हमें कुछ एक्सरसाइज बताता है पर्टिकुलर हमारी बीमारी के अनुसार, ठीक है। जैसे मान लो किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसको उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज होती है उसको करना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। झुके हुए कंधे, आप मेरे पीछे इमेज देख रहे हो, आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पे कंधे जो हैं वो झुके हुए हैं, ठीक है। ये एक आसन से रिलेटेड बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, कंधे जो होते हैं वो गोल हो जाते हैं या फिर आप कह लो झुक जाते हैं। इसके क्या कारण कारण है, इसका एक कारण है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता। यदि हमारे परिवार में माता पिता दादा दादी परिवार में अगर ये चीज चलती आ रही है, किसी को है, तो हो सकता है कि उसकी आने वाली जो नस्ल है उनमें भी ये चीजें देखने को मिले। फिर झुकी अवस्था में उठना बैठना, कुछ लोगों की आदत भी हो जाती है, उनके सच में झुके नहीं होते लेकिन उनको कुछ आदत होती है गलत तरीके से उठने बैठने की, उसकी वजह से लगता है देखने में। एक्सरसाइज ना करना इसकी वजह से हो जाता है। कंधे गोल होकर इसमें क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं, इसके लक्षण क्या है, ठीक है। आप किसी को भी देखोगे तो उसके कंधे गोल हो जाएंगे, आगे की तरफ झुके मिलेंगे। कंधे और कान एक सीध में ना दिखना, कंधे और कान एक सीध में नहीं दिखाई देते। सावधानी क्या करनी है, कभी भी झुकी हुई स्थिति में नहीं बैठना है, ना ही झुकी हुई स्थिति में चलना है। और अधिक तंग कपड़े नहीं पहनना, मतलब ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनना, ज्यादा टाइट कपड़े की वजह से भी ऐसा होता है। खुले खुले कपड़े होंगे तो हमें रिलैक्स फील होगा, आराम से चल पाएंगे। उपाय क्या करना है, रस्से पे लटकना, ठीक है, रस्से पे लटकना, कंधे का व्यायाम करना, कंधे से रिलेटेड एक्सरसाइज करना, चक्रासन करना, धनुरासन करना, ये सारी एक्सरसाइज जो है ये की जा सकती है, उससे कहीं ना कहीं लाभ होता है। एक आगे पीछे का कुबड़ होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, पीछे इस तरीके से या आगे इस तरीके से कुबड़ निकल जाता है। इसमें व्यक्ति का जो शरीर होता है वो आगे या पीछे की ओर उसमें कुबड़ निकल सकता है। इसका रीजन क्या है, इसमें भी असंतुलित आहार है, एक्सरसाइज ना करना, मांसपेशियों की समस्या होना, पीठ पे कुबड़ निकलना, ठीक है, छाती पे कुबड़ निकलना, ये इसके कुछ लक्षण होते हैं। सावधानी क्या करनी है, मोटापे से बच के रहना है। कोई वजन अगर हम ढो रहे हैं तो उस समय हमें अपने शरीर को सीधा रखना है। संतुलित आहार लेना है, एक बैलेंस डाइट लेनी है, ये बिल्कुल कॉमन पॉइंट है, हर क्वेश्चन में आप इसको चिपका सकते हो, मिलता जुलता आपको मिलेगा। एक्सरसाइज करना, योग करना, व्यायाम करना, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। नेक्स्ट है आपका स्कोलियोसिस। इसमें क्या होता है, व्यक्ति की जो रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी जो ये वाली हड्डी होती है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो हड्डी होती है ना ये मुड़ जाती है। अब मुड़ गई है तो इसमें आप क्या देख रहे हो ध्यान से, इसका एक कंधा जो है ऊपर उठ गया है, एक कंधा नीचे आ गया है। ऐसे आप कूल्हे पे देखोगे तो इसका एक कूल्हा आपको ऊपर उठा दिखेगा, एक नीचे की तरफ दिखेगा, तो ये इसमें समस्या रहती है। इसके कारण क्या होते हैं, हमारे जो जोड़ होते हैं, जॉइंट होते हैं, जॉइंट से रिलेटेड रोग के कारण हो जाता है, या एक ही कंधे पे ज्यादा वजन डालने से ऐसा हो जाता है, ठीक है। और हमारा जो मेरुदंड होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो जो मेरुदंड होता है हमारा, इस जगह पे भी कहीं ना कोई समस्या है तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। लक्षण क्या होते हैं, लक्षण में आप क्लियर देखोगे कि उसका एक कूल्हा जो है ऊपर दिखेगा, एक नीचे दिखेगा, ऐसे ही एक कंधा ऊपर दिखेगा, एक नीचे दिखेगा, ठीक है। शरीर का वजन जो है एक पैर पर ज्यादा होता है और एक पैर पे कम होता है। शरीर एक तरफ से झुका नजर आता है। सावधानी क्या है, हमें ऐसा खाना खाना है जिसमें कैल्शियम, क्योंकि मेनली हड्डी से रिलेटेड है, कैल्शियम और विटामिन डी जिसमें हो, हमें ऐसा खाना खाना है। एक ही तरफ का भार जो हम पकड़कर लंबे समय तक रहते हैं तो उससे हमें बचना चाहिए। उपाय में एक ही चीज होती है सब में, एक्सरसाइज करना है, योग करना है, तैराकी करना है, त्रिकोण आसन करना है, ठीक है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महिलाओं, जो महिलाएं होती हैं खेलों में, महिलाओं की जो भागीदारी है उसके बारे में आपको बताना है और उसके क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। इसमें आपको शारीरिक लाभ, मनोवैज्ञानिक लाभ और सामाजिक लाभ, तीनों प्रकार के लाभ बताने हैं।
तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले देखिए हम थोड़ा सा समाज के बारे में समझते हैं। महिलाओं को ज्यादा खेल में भाग लेने नहीं दिया जाता था, उसके पीछे ना अलग अलग तरह के लोगों के विचार हैं। तो हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, यानी कि पुरुष को हमेशा से ज्यादा महत्व दिया जाता है हमारे समाज में, ये आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कहीं ना कहीं लैंगिक रूप से भेदभाव होता है, लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव होता है, ये आप सभी ने देखा है, समाज में ऐसा होता है। ऐसा माना जाता रहा है हमेशा से कि महिलाओं का जो शरीर होता है वो कमजोर होता है, महिलाएं जो हैं वो बायोलॉजिकल रूप से या जैविक रूप से कमजोर होती हैं, उनका शरीर कोमल होता है, उनका शरीर खेल के लिए नहीं बना। ऐसी ऐसी धारणाएं जो है, ऐसी ऐसी जो विचार हैं लोगों के मन में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों के मुकाबले अगर हम कंपेयर करते हैं तो पुरुष के मुकाबले महिला जो होती है वो दुर्बल होती है, कमजोर होती है। उनका काम जो होता है वो होता है बच्चे को जन्म देना, यानी बच्चे को पैदा करना और बच्चे का पालन पोषण करना, ठीक है, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार की जो मानसिकता है, यानी इस प्रकार की जो सोच है, उसमें ऐसा माना जाता है कि महिलाओं का खेलों में भाग लेना उचित नहीं है, ठीक है, ये एक प्रकार की सोच है। आज के समय में इस प्रकार की जो सोच है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो खेलों में बहुत आगे जा रही हैं। चाहे सानिया मिर्जा हो, साइना नेहवाल हो, ठीक है, मैरी कॉम हो, इस प्रकार से बहुत सारी हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं जो बहुत आगे तक गई हैं। तो ऐसे में ये जो सोच है ये कहीं ना कहीं समाज के एक विकृति के रूप में आप इसको देख सकते हो। थोड़ा सा ना और डिटेल में समझते हैं इसको, देखिए क्या है। लेकिन आज के समय में महिलाओं को, ठीक है, सभी खेलों में प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भाई महिलाएं खेल रही हैं, और वर्तमान समय में लोगों की जो मानसिकता है, सोच है, उसमें भी बदलाव आ रहा है, ठीक है, लोग थोड़े मॉडर्न हो रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को। महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर खेल के मैदान में पहुंची, वहां पे उसने खेल खेलने शुरू करे, बहुत सारे मेडल दिए, ठीक है। लेकिन प्राचीन समाज में जो था वो, ये प्राचीन समय में तो यही माना जाता था महिला जो है वो बच्चा पैदा करने के लिए बनी है, बच्चे को पालने के लिए बनी है, ठीक है। लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो महिलाएं केवल बच्चे को पालने और घरेलू काम तक सीमित नहीं होनी चाहिए, महिलाओं को खेल में पूरे मौके दिए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ भी है। खासकर देखें भारत में, तो भारत में खेलों में महिलाओं की भागीदारी जो है उसके एक अच्छा रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत जो है खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम हो गए या राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना जैसे प्रोग्राम हो गए, ये चलाने लगा है। इसके तहत क्या है कि विभिन्न प्रकार की जो महिलाएं हैं उनकी अलग अलग प्रकार की जो गेम्स है, स्पोर्ट्स है, उसमें उनकी जो भूमिका है, भागीदारी है, वो बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उनको मुख्य धारा में लाया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि समाज में केवल पुरुष ही खिलाड़ी बनेंगे, महिला नहीं बनेगी, महिलाओं को भी आगे लाया जा रहा है। खेल में महिलाओं की भागीदारी जो हुई है उससे केवल स्वास्थ्य लाभ, ठीक है, खेल भागीदारी ना केवल स्वास्थ्य लाभ देती है, यानी कि जब महिला खेल में आती है तो उसको हेल्थ के बेनिफिट तो मिलते हैं, उसके साथ साथ वो अपना विकास भी कर सकती है, ठीक है, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकती है, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए खेल एक ऐसी चीज है जो ना रंग देखता है, ना जाति देखता है, ना पंथ देखता है, ना लिंग देखता है, ना नस्ल देखता है। किसी भी आधार पर खेल में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। खेलों में महिलाओं की भागीदारी, ठीक है, जो है उन्हें कहीं ना कहीं फिट रहने में, ठीक है, उनको हेल्दी रहने में, चुस्त रहने में कहीं ना कहीं मदद करती है। अगर महिलाएं खेल में हैं तो वो हेल्दी भी रह पाएंगी, और बीमारियों की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि खेल के जरिए हम एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। आप ये देखोगे कि पहले के समय में लोग गांवों में रहते थे, खेलते थे, जो बच्चे होते थे, जब वो पैदा होते थे, धीरे धीरे बड़े होते तो वो शारीरिक गतिविधि करते थे, चाहे वो टायर घुमाते हो, चाहे वो बॉल से खेलते हो, चाहे जैसे भी खेलते हो, मतलब वो अपने शारीरिक एक्टिविटी बहुत करते थे, इसलिए वो हेल्दी रहते थे। आज के समय में क्या है, सब कुछ मोबाइल में आ गया, बस मोबाइल में ही सब कुछ खेल लेते हैं, तो ये चीजें जो हैं गलत है। तो कहीं ना कहीं ये देखो, खेल जो होता है ना, हमको हेल्दी भी रखता है और हमारी जो बीमारियों की संभावना है उसको भी क्या करता है, कम कर देता है। ऐसा ही महिलाओं के साथ, अगर महिलाएं खेल में आएंगी तो वह हेल्दी भी रहेंगी, फिट भी रहेंगी, और उनकी बीमारियों की संभावना भी कम हो जाएगी। खेलों में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए कुछ शारीरिक लाभ है, ठीक है, और खेलों में महिलाओं की भागीदारी के लिए कुछ शारीरिक लाभ जो हैं वो क्या हैं ये समझिए, बहुत सिंपल है, बिल्कुल आप देख सकते हो। देखो, मांसपेशियां मजबूत होगी, इससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है, हमारा जो हृदय है, हृदय प्रणाली में सुधार आएगा, मोटापे में नियंत्रण होगा, हमारे हड्डियों का जो घनत्व होता है वो बढ़ता है। तो ये सारे बेनिफिट हमको कहाँ से मिलेंगे, खेल से मिलते हैं। तो यदि आप भी मोबाइल में गेम खेलना पसंद करते हो तो छोड़ो, घर से बाहर निकलो, क्रिकेट वगैरह कभी कभार खेल आया करो, हेल्दी रहोगे। आगे देखें, खेलों में महिलाओं की जो भागीदारी है उसके कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ भी हैं। मनोवैज्ञानिक लाभ क्या है, पेपर में पूछा जा सकता है। देखो, एक तो क्या होता है, तनाव, ठीक है, जो हमें तनाव रहता है, टेंशन रहती है,
ये सारी चीजें मैनेज हो जाती है। कहीं ना कहीं अगर आप खेल में हैं तो आपका तनाव, टेंशन मैनेज हो जाती है, आत्मसम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब किसी गेम में जाओगे, स्पोर्ट्स में जाएंगी महिलाएं और खेलेंगी, जीतेंगी, मेडल मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ता है। नेतृत्व यानी एक लीडरशिप की क्वालिटी आती है। तो ये इसके कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ हैं, सिंपल है बिल्कुल, याद रखने हैं। आगे चलते हैं। खेलों में महिलाओं की भागीदारी के सामाजिक लाभ भी होते हैं। सामाजिक लाभ क्या होते हैं? देखो, महिलाएं जो हैं खेल में निकलेंगी, खेल के मैदान में निकलेंगी, बहुत सारे खिलाड़ियों से मिलना जुलना होता है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, यानी संप्रेषण कौशल होता है, बोलने चालने का जो कौशल होता है, उसमें वृद्धि होगी। अच्छे संबंध बनेंगे, क्योंकि हमारा सामाजिकरण होता है समाज में। जब महिलाएं अन्य खिलाड़ियों से मिलती हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिकरण बढ़ता है, अच्छे संबंध बनते हैं, और एक दूसरे का साथ कहीं ना कहीं सहयोग बढ़ता है। ठीक है, सहयोग में वृद्धि होती है। तो ये पॉइंट आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं। एक नया टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं। महिला खिलाड़ी जो होती हैं उनकी कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि प्रथम रजोदर्शन, ठीक है। सेकंड है असामान्य मासिक धर्म। तो ये इसको देखते हैं, समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, प्रथम जो रजोदर्शन होता है वो क्या होता है? देखिए, महिलाएं जो होती हैं एक एज में उनके अंदर पीरियड्स आने की चीज, पीरियड्स आने लग जाते हैं। तो प्रथम रजोदर्शन का मतलब होता है कि लड़कियों में पहली बार मासिक रक्तस्राव आना, ठीक है, जिसमें कुछ ब्लीडिंग वगैरह होती है। ये जो रक्तस्राव होता है ये 26 से 28 दिन के अंतराल में, हर 26 से 28 दिन में ये महिलाओं में आता है, और इसी को क्या कहा जाता है? मासिक धर्म कहा जाता है। ठीक है, तो जब मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कुछ समस्याएं भी आती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो किशोरी हैं, यानी जो इस एज की लड़कियां हैं, जो 13-14 साल की हो जाती हैं, उनमें मासिक धर्म की शुरुआत जो है वो 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच में होती है। किसी को ये 3 दिन तक रहता है, किसी को 4 दिन तक रहता है, किसी में 5 से 7 दिन भी रह सकता है। तो अलग अलग समय में ये पीरियड्स होते हैं उनको। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके अनुसार धीरे धीरे ये चीजें कम होने लगती हैं, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 40 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक महिलाओं में ये जो पीरियड्स वाला सिस्टम है ये चलता रहता है। 50-52 साल के बाद धीरे धीरे ये चीजें बंद हो जाती हैं परमानेंट। ठीक है, महिला खिलाड़ी जो होती हैं मासिक धर्म के प्रभाव उन पे क्या पड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो देखते हैं, जो महिला खिलाड़ी होती है जब उनके मासिक धर्म चल रहे होते हैं, पीरियड वगैरह चल रहे होते हैं, तो उस समय में क्या होता है? तेज शारीरिक गतिविधि वाले जो खेल होते हैं, जिसमें तीव्र गतिविधि करनी होती है, उसमें जो भाग लेने वाली महिला होती है उसका जो प्रजनन तंत्र होता है या प्रजनन संस्थान होता है, उस पर कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। किस दौरान? पीरियड्स के दौरान। ठीक है, आगे देखिए, मासिक धर्म की अवस्था के दौरान क्या होता है? महिला खिलाड़ी जो हैं उनके प्रदर्शन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं महिलाओं को शारीरिक रूप से समस्या हो रही होती है, पेट में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, बहुत तरह की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, मान लो इतनी सारी समस्या है, तो उनका जो खेल प्रदर्शन होगा उसमें आपको कुछ ना कुछ कमी तो देखने को मिलेगी मिलेगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। मासिक धर्म की स्थिति में महिला खिलाड़ी जो हैं ज्यादातर उनको घबराहट महसूस होती है, उनको बेचैनी महसूस होती है। ठीक है, और इस अवस्था के जो शुरुआती दिन है उसमें महिला के पेट में दर्द होता है, उल्टी जैसा मन हो सकता है। तो ये कुछ समस्याएं महिलाओं में होती है मासिक धर्म के दौरान, ये प्रभाव पड़ता है। असामान्य मासिक धर्म, देखो, अगर अभी हमने क्या पढ़ा था, 26 से 28 दिन में के अंतराल में, ठीक है, महिलाओं में पीरियड्स जो है वो आते रहते हैं, ये हमने पढ़ा था। लेकिन अगर मान लो ये बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाए, 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीने में आए अगर पीरियड्स आते हैं, तो उसको असामान्य मासिक धर्म कह सकते हैं, यानी कि मासिक धर्म में अनियमितता असामान्य मासिक धर्म कहलाती है। इसमें क्या होता है? मासिक धर्म जो है नियमित अंतराल पर नहीं आते, जो उसका एक फिक्स टाइम होता है उसमें नहीं आते हैं। कारण उसके कई सारे हो सकते हैं। क्या कारण हो सकता है? खान पान में कमी, अच्छे तरीके से नहीं खाना पीना हो रहा है, या उल्टा सीधा खा रहे हैं। आपको पता है आज के टाइम में मोमोज, दुनिया भर की चीजें जो है, कचड़ा मान लो आप उसे, लोग उसको बहुत ज्यादा खाते हैं। आज हमें उसके नुकसान नहीं दिख रहे, लेकिन अगर रेगुलर आप इस तरह की चीजों को खाओगे तो लॉन्ग टर्म में ये जो मैदा वगैरह होता है ना, आपको बहुत नुकसान देता है। ठीक है, शुगर वगैरह जो होता है बहुत तरह के नुकसान देता है, जंक फूड हो गया। तो खान पान की कमी या गलत तरीके का खान पान कहीं ना कहीं इसको प्रभावित कर रहा है। कोई मान लो किसी महिला को कोई बीमारी हो, तो उस बीमारी की वजह से भी हो सकता है, आनुवांशिक रूप से भी हो सकता है। आनुवांशिक मतलब हेरिडिटी, मान लो कि उस महिला के जो मम्मी, दादी, नानी, या फिर मतलब मम्मी में या नानी में भी ऐसी समस्या रही है, तो हो सकता है उस लड़की को भी वो समस्या हो जाए, उस बच्ची को भी वो समस्या हो जाए। तो ये भी होता है।
अब बात करते हैं जो महिला खिलाड़ी होती हैं, ठीक है, महिला खिलाड़ियों पर असामान्य जो मासिक धर्म होता है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखिए इसके बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। इससे ना शरीर में खून की कमी हो जाती है, यानी कि महिलाओं में अनीमिया की समस्या हो जाती है, ठीक है, उनका जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो कम हो जाता है। शरीर में उनको कंपन महसूस होता है, शरीर कई बार कांपता है। खिलाड़ियों का जल्दी थक जाना, जो महिला खिलाड़ी होती है वो थक जाती है जल्दी, उनके अंदर आपको चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा पीरियड्स के दौरान, बेचैनी होना, उल्टी होना, ठीक है, और दर्द वगैरह महसूस होना, ये सारी समस्याएं हो जाती है महिलाओं में। ठीक है, तो ये समस्याएं होती है महिलाओं में। आगे देखो, एक क्वेश्चन है महिला एथलीट त्रय, ये ना आपके पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा जाता है। तो महिला एथलीट त्रय जो है ये कोई एक पर्टिकुलर बीमारी नहीं है, बल्कि इसमें एक से ज्यादा लक्षण हो सकते हैं, यानी कि एक शारीरिक समस्या है महिलाओं में जिसके लक्षण समूह, यानी एक कई सारे लक्षणों का समूह हो सकता है। इसमें हो सकता है उनके शरीर में खून की कमी हो जाए, अनीमिया हो जाए, या फिर अस्थि सुशिरता यानी हड्डी से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाए, या ऋतुरोध जैसी कोई समस्या हो जाए। ये तीनों चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये समस्या क्या होता है, बहुत गंभीर होती है, ठीक है, महिलाओं को ना इसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पूरी लाइफ ये ठीक नहीं होती, जीवन भर महिला को झेलना पड़ता है, और कभी कभी तो इतना ज्यादा गंभीर हो जाता है कि महिला की मृत्यु यानी कि डेथ तक हो सकती है, ठीक है, ये समस्या है। अब इसमें क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अस्थि सुशिरता जो होता है, या इसको ओस्टिपोरियोसिस जो कहा जाता है, ये क्या होता है, इसका मतलब समझिए। देखो, ये जो है ये हड्डी से रिलेटेड, ठीक है, ये हड्डी से रिलेटेड एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, हड्डियां जो होती हैं वो इतनी कमजोर हो जाती हैं कि आसानी से टूट सकती हैं, ठीक है, फ्रैक्चर हो सकता है। ये रोग जो है पुरुषों की बजाय महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। कारण क्या है, हार्मोन्स के बदलाव के कारण ऐसा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो कैल्शियम वगैरह की कमी होती है, विटामिन डी वगैरह की कमी हो जाती है महिलाओं में, उसके कारण ऐसा हो जाता है। और मासिक रजोरोध के कारण भी हो जाता है, मासिक धर्म वगैरह के कारण भी हो जाता है। या कई बार क्या होता है, महिलाएं जो होती हैं कुछ नशा करती हैं, ठीक है, कुछ महिलाओं में नशे की अगर प्रवृत्ति होती है तो उस नशे के कारण भी हो जाता है, ड्रग्स वगैरह लेना, ये सब। आगे देखिए, ऋतुरोध या फिर जिसको रोजोरोध कहा जाता है, इसका क्या मतलब होता है ये समझते हैं। देखिए, ऋतुरोध महिलाओं में ऐसी अवस्था है जिसमें प्रजनन योग्य आयु, यानी कि एक ऐसी आयु जिसमें महिला बच्चे को जन्म दे सकती है, ठीक है, प्रजनन योग्य आयु के बावजूद भी उनमें मासिक स्राव नहीं होता, यानी उनके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। एज तो हो गई है पीरियड्स की, लेकिन उनके आ नहीं रहे। इसमें किसी महिला का मासिक धर्म 3 महीने या उससे लंबे समय के लिए भी रुक सकता है, यानी पीरियड आने ही बंद हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है भाई, क्या कारण है इसके पीछे। हो सकता है कि वो अच्छा डाइट ना ले रही हो, असंतुलित आहार ले रही हो, गलत खान पान हो, कम कैलोरी वाला भोजन, यानी कि उसको जितनी कैलोरी पर डे चाहिए उससे कम वो ले रही हो, उससे भी हो सकता है। महिलाओं में ज्यादातर हार्मोन्स के बदलाव के कारण ऐसा होता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ महिला एथलीट वगैरह होती हैं, खिलाड़ी होती हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी ये समस्या हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो ऋतुरोध है इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो इससे महिला हमेशा तनाव में रहेगी। जिस महिला को ये समस्या है वो आपको हमेशा टेंशन में दिखेगी। महिला का जो खेल प्रदर्शन है वो हमेशा उसमें गिरावट दिखेगी, वो अच्छे तरीके से खेल नहीं खेल पाएगी, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। ऐसी महिला जो है गर्भ धारण नहीं कर पाती है, उनको मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर पाती, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, ठीक है, गर्भ धारण उनका नहीं हो पाता है, कंसीव नहीं हो पाता। महिलाओं में अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, उनको कई तरह की समस्या हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, चक्कर आना, गिर जाना, ये सारी समस्या होता है। महिलाओं में कई बार थकान का अनुभव महसूस होता है कि वो कुछ भी काम कर रही है, थोड़ा सा उसमें थकान हो जाती है। देखिए, पुरुषों के मुकाबले जो समस्या होती है ना महिलाओं में ज्यादा होती है, ठीक है। बहुत तरह की समस्या, चाहे वो हड्डी के रोग हो या अन्य रोग हो, तो वो महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा भोजन संबंधी विकार, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। भोजन संबंधी विकार में दो तरह की बीमारी है, ठीक है, उन दोनों बीमारियों को हम देखेंगे। इसमें से एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसको हिंदी में हम शुदा अभाव कहते हैं। दूसरी है बुलिमिया या अतिशुदा अभाव के रूप में आप इसे जानते हैं। इंग्लिश में याद रखें तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा, ये इस बीमारी का नाम होता है। एक बीमारी में तो आदमी बहुत कम खाता है, एक बीमारी में आदमी बहुत ज्यादा खाता है। इन दोनों में से तो हम क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनोरेक्सिया, ठीक है, नर्वोसा, शुदा अभाव का। इसमें क्या होता है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो होता है अपने शारीरिक भार को यानी अपने वजन को
कम करने के उद्देश्य से भोजन की मात्रा बहुत कम कर देता है। आपने देखा ना, बहुत सारे लोग मोटे हो जाते हैं तो वो सोचते हैं अब मैं डाइट पे आता हूँ, एकदम से खाना खाना कम कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, वो दुबले हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और उनको शारीरिक बीमारी होने लग जाती है। वजन कम करने के चक्कर में कई बार वो गलत तरीके अपनाने लग जाते हैं। वो यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे, इधर वीडियो देख लेंगे, उसकी सुन लेंगे, जो उनको सही लगेगा, ठीक है, वही करने लग जाएंगे। कई बार हम देख लेते हैं ये वाला, ये टैबलेट खाओ आपका इतना वजन कम हो जाएगा, वो टैबलेट खाओ उतना वजन कम हो जाएगा। इस तरीके की गलत तरीके को अपना लेते हैं, जिससे कि उसको कई प्रकार की बीमारी हो जाती है। देखिए हमारा शरीर क्या होता है, जितनी कैलोरी हम रोज लेते हैं, आप जितनी भी रोटी खाते हो, जितना भी खाना खाते हो, उसके अकॉर्डिंग हमारा शरीर ढल जाता है। अगर आप एकदम से कम कर दोगे ना, मान लो कोई भी व्यक्ति अगर चाहे मैं पतला हो जाऊं, डाइट में खाना कम कर दूं, तो उसको शारीरिक रूप से समस्या होने लग जाती है। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब इसके अगर मैं बात करूं इसके क्या कारण होते हैं, तो इसके ना 3 प्रकार के मुख्य कारण है। एक तो है सामाजिक कारण, एक है व्यक्तिगत कारण, एक है जैविक कारण। ठीक है, अब सामाजिक कारण की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, समाज में, समाज के दबाव में ऐसा होता है। समाज के दबाव में कई बार क्या होता है, माता पिता हो गए, दोस्त हो गए, या कहीं ग्रुप में जाते हैं वहां पे हो गए, ट्यूशन में, स्कूल में, कहीं भी समाज में लोग जो हैं, वो अगर कोई मोटा व्यक्ति है, ठीक है, फैट वाला व्यक्ति है, तो उसको चिढ़ाने लगते हैं, अरे मोटा है तू तो, मोटू, और ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं उसके। तो ऐसे में क्या होता है, उसको बहुत अंदर से बुरा फील होता है कि मैं मोटा हूँ, मुझे लोग मोटा मोटा बोलते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मतलब टेंशन में आने लग जाता है। तो उसकी वजह से क्या करता है, वो अपने शारीरिक, जब उसके शारीरिक आकार का मजाक उड़ता है, यानी उसके शरीर का मजाक उड़ने लगता है, तो वो अपने वजन को कम करने के लिए अपना खाना कम करने लग जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर ये समस्या आ जाती है। कई बार मॉडलिंग करने के चक्कर में या जिम्नास्टिक के चक्कर में लोग ऐसा करने लग जाते हैं। व्यक्तिगत कारक की अगर बात करें तो कई बार क्या होता है, हर व्यक्ति जो है वो अच्छा दिखना चाहता है। सभी चाहते हैं मैं हैंडसम दिखूं, बढ़िया दिखूं, जहां भी जाऊं, ठीक है, पर्सनैलिटी हमारी ऐसी हो, हर व्यक्ति यही चाहता है। तो कभी कभी इस चक्कर में भी वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में ग्रुप में इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, अपने शरीर को कहीं ना कहीं पतला दिखाने के चक्कर में वो कम खाने लगता है, जिसकी वजह से ये समस्या हो जाती है। कुछ जैविक कारक भी होते हैं। जैविक कारक का मतलब है हेरिडिटी या आनुवंशिकता। यदि मान लो कोई महिला है और वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसको ये वाली बीमारी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसका जो बच्चा पैदा होगा उसको भी हो सकता है कि सेम बीमारी हो जाए। कई बार ये आनुवंशिकता के कारण भी हो सकता है, जैविक कारक की वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ कारण है। फिर इसके क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, ये देखो। तो लक्षण क्या होते हैं, अब कोई व्यक्ति कम खाएगा, बिल्कुल खाना बंद कर देगा, तो क्या होगा, उसका जो वजन है उसमें तेजी से कमी आएगी। ठीक है, उसका वजन बहुत तेजी से कम होने लगेगा। इसके कारण शारीरिक स्वरूप उसका पतला होने लगेगा, वो पतला दिखेगा। किशोरियों की बात करें तो मासिक धर्म में अनियमितता होने लगेगी। ठीक है, उल्टी हो सकती है, शरीर के फूलने का एहसास हो सकता है, कब्ज वगैरह की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, खून की कमी हो सकती है, बीपी वगैरह जो होता है हमारा ब्लड प्रेशर वो कम हो सकता है। ठीक है, दांतों की समस्या हो सकती है। कई बार अधिक भोजन का सेवन भी कर लेते हैं इसी चक्कर में, तो ये कई तरह की समस्या हो जाती हैं। अब इसके बचाव के क्या तरीके हैं, तो वजन कम करने के लिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पे या किताबों के ज्ञान की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है किसी एक्सपर्ट के पास जाओ, किसी डाइटिशियन के पास जाओ, किसी डॉक्टर के पास जाओ, उससे मिलो, उससे समझो और फिर उस तरीके को अपनाओ। ना कि कहीं से इधर से देख लिया, उधर से देख लिया और अपनाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को हमको समझाना चाहिए कि भारी शरीर होने के बावजूद भी वो चुस्त और आकर्षक बने रह सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उनको टेंशन में डालो। समस्या से ग्रस्त व्यक्ति से, ठीक है, डर, जो कई समस्या से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं वो डरते हैं इन सब चीजों से, तो हमें उससे दूर रह, ठीक है, उससे दूर रहना है, उसको उसकी उस सोच से दूर रहना है। हमें ये सोचना है कि हम जैसे हैं ठीक है, अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, ना कि हमें कुछ उल्टे सीधे तरीके अपनाने चाहिए। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक की सहायता भी ले सकते हैं। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार अगर हमें कोई मेडिसिन चाहिए, कोई दवाई चाहिए, तो हम दवाई भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर की सलाह पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुलिमिया नर्वोसा। ये उसका ठीक अपोजिट है। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, व्यक्ति अपना वजन कम करना चाह रहा है, बिल्कुल कम कर देता है खाना। यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है। देखो आप मेरे पीछे की इमेज देखो, ये साहब जी हैं, इनके हाथ में रिमोट है, ये कुछ देख रहे हैं, ठीक है, टेलीविजन वगैरह देख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ है, यहाँ पे आपको पिज्ज़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये शायद पॉपकॉर्न लेके बैठा हुआ है, इसके दूसरे हाथ में भी कुछ खाने को है, और देखो इसका शरीर कितना मोटा है। यानी ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति ज़्यादा खाता है। यानी ये जो बुलिमिया नर्वोसा है, ये कैसे खाने से संबंधित बीमारी है, विकार है,
जिसमें व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज्यादा खाता है, यानी जितनी उसकी भूख होती है उससे ज्यादा खाने लगता है, उसके बाद उसको कई तरह की समस्या हो जाती है। तो उसके कारण क्या होते हैं, इसके 4 प्रकार के कारण हो सकते हैं। या तो हेरिडिटी में ऐसा हो, वंशानुक्रम कारक हो सकते हैं, ठीक है, खेल कारक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारक भी हो सकता है, या अन्य कारक भी हो सकते हैं। 4 प्रकार के इसके कारक हो सकते हैं। सबसे पहले वंशानुगत की बात करें तो मान लो यदि किसी व्यक्ति के परिवार में किसी को ऐसा रोग है, ऐसी समस्या है, तो हो सकता है कि उसके बच्चे को भी ऐसा ही रोग हो जाए, ठीक है। खेल कारक की बात करें, जिम्नास्टिक या कुछ ऐसे खेल होते हैं, जैसे मान लो जिम्नास्टिक हो गए, या जो वेट लिफ्टर होते हैं, या कोई ऐसे गेम गेम खेल रहा हो, कोई ऐसे स्पोर्ट्स में हो जिसमें ज्यादा वजन की जरूरत हो, तो वो उल्टा सीधा खा के अपना वजन बढ़ाने की कोशिश करने लग जाते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक कारक में क्या होता है, जब कभी कभी आप देखोगे अगर कोई ऐसी सब्जी बनी है जो आपको पसंद नहीं है, जब आपको वो आपके सामने रखी जाएगी तो आप कम ही खाओगे। लेकिन कोई ऐसी सब्जी बनी है या कोई ऐसा भोजन है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, वो आपके सामने रख दिया जाए तो आप ज्यादा खाओगे। ये मनोवैज्ञानिक कारक होता है। स्वादिष्ट भोजन जब आपके सामने रखा होगा तो लालच बढ़ता है, उस लालच के कारण क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा खासकर जो कई लोग ऐसे होते हैं शादी वगैरह में जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई आज ही खा ले सारा, तो ऐसा भी होता है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। अन्य कारक भी हो सकते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी होती है भाई, नहीं मिलता उनको ज़्यादा खाने को, और उनको अचानक से कभी कहीं खाने को मिल जाए, किसी पार्टी वगैरह में कोई ऑप्शन मिल जाए, तो वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। वो सोचते हैं पिछले 1 महीने में जितना नहीं खाया वो एक ही दिन में खा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, उसकी वजह से समस्या हो जाती है। उपवास में खासकर ऐसा होता है। आपने अगर कभी उपवास रखा हो, व्रत रखा हो, फास्ट रखा हो, तो आपको पता होगा कि जब हम भूखे रहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मतलब मन करता है खाने का, लेकिन हम कंट्रोल करके रखते हैं। कि जैसे मान लो कई बार क्या होता है, उपवास जो होता है कुछ घंटे का होता है, कि भाई हम सुबह उठे हैं, शाम को 7 बजे मान लो अपने को खाना खाना है, तो हम 7 बजे तक किसी तरीके से घड़ी को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। भूख लग रही है लेकिन भूख को कंट्रोल में रखेंगे। जैसे ही 7 बजे व्रत तोड़ने का समय आया, तो वो जितना उन्होंने दिन में नहीं खाया होगा ना, उससे 4 गुना वो रात में खा लेंगे। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है, उपवास के कारण भी हो जाता है। और अन्य भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग अधिक खा लेते हैं। तो ये कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण देखो सिंपल है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा आदमी छुप छुप कर अकेले में कुछ ना कुछ खाते हुए नजर आएगा, बार बार खाते हुए नजर आएगा, ठीक है। वजन बार बार उसका कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। खाने के बाद कई बार इतना ज़्यादा खा लेता है कि उसको उल्टी हो जाती है, या फिर वो पेशाब करने के बहाने दिख जाता दिखेगा आपको। बार बार पाचन संबंधी दवाइयाँ खाएगा, क्योंकि जो इतना ज़्यादा खाएगा उसका लीवर पे, उसके पेट पे तो गलत असर पड़ेगा, तो वो पाचन से रिलेटेड दवाई चूरन वगैरह खाता नजर आएगा, ठीक है, नुस्खे लेता नजर आएगा। ऐसे में कभी कभी कमजोरी भी हो सकती है, चक्कर भी हो सकते हैं। आप कहोगे ज़्यादा खाने से क्यों कमजोरी होगी, ज़्यादा खाएगा तो वो कमजोर थोड़ी रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ज़्यादा खाने के चक्कर में गलत चीज़ें खा लेते हैं, ठीक है, जंक फूड वगैरह, उससे कोई हेल्थ नहीं बनती बल्कि शरीर का नाश होता है। पेट में दर्द, सीने में जलन, कब्ज, एसिडिटी, ऐसी समस्या ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल चैप्टर है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। आप इस नाम से मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च करें, फॉलो करें, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करें, टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर जरूर कर दें, ठीक है।